Hello friends, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. I am your educator Zakwan Sheikh. So today we are starting with a very interesting topic जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम सीखने वाले हैं आज। बहुत ही इंटरेस्ट से हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। अगर आप पूरे अटेंशन से इसे सुनते हो, पूरे कंसंट्रेशन से इसे पढ़ते हो तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इससे बहुत ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो हम आज का टॉपिक है इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो है डीपीएसपी आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 39A। तो हम डीपीएसपी जो शुरू करे हैं, तो इस डीपीएसपी में हम जो आर्टिकल्स देखने वाले हैं आज आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 39 ये है, ये आर्टिकल्स हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अन अकेडमी ने 3 डायनेमिक बैचेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट 29 जून यूपीएससी सीएससी 2020-21 ये कोर्स लॉन्च किया है। और इसमें 3 बैचेस है, आप देखिए इसमें 3 बैचेस है। मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है। लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021 हिंदी जीएस बैच कोर्स है। और एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 आपको इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है। हिंदी वर्जन पे आपको मिल सकता है, आप हिंदी वर्जन में इसे पढ़ सकते हैं। बहुत इकोनॉमिकल है ये कोर्सेज। तो इसके सब्सक्रिप्शन प्लान देखिए दोस्तों, 24 मंथ पे आपको 67% आप सेव कर सकते हैं। अबाउट 2667 पर मंथ आप सेव कर सकते हैं। ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं ये कोर्सेज। अगर आप हमारा यूपीएससी YTA प्रोमो कोड यूज़ करते हैं, है ना, तो आपको इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। नो डाउट अबाउट इट, आपको 10% डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा। और आपको सिर्फ पे करने पड़ेंगे 24 मंथ के वास्ते सिर्फ 57,600 रुपीज़। देखिए कितना इकोनॉमिकल है, कहीं आपको मिलेगा नहीं। 2 साल आपको 57,600 तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो 12 मंथ्स पे देखिए आप 54% सेव कर सकते हैं। अबाउट 3,667 पर मंथ आप सेव कर सकते हैं। अगर आप हमारा यूपीएससी YT ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 39,600 रुपीज़ इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा राइट नाउ। नो डाउट अबाउट इट, आपको 10% डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा। अगर आपको यूपीएससी YT ये प्रोमो कोड यूज़ करने में अगर कोई तकलीफ आती हो, कोई दिक्कत आती हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको एज ए गाइडेंस कैसे यूज़ करना है यूपीएससी YT प्रोमो कोड आपको सब उस पर मालूमात दी जाएंगी, है ना, इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। तो एज सून एज अर्लियर आप इन सब कोर्सेज को ज्वाइन हो जाइए, बहुत इकोनॉमिकल है। तो नाउ शुरू करते हैं हमारा डीपीएसपी, है ना, जो आर्टिकल 36 टू 39 ये पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ डिस्कस करने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या लिया वो ज़रा ध्यान में लेते हैं, वो ज़रा रिवाइज करते हैं, जिसकी वजह से आपके भी कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हो तो आप कमेंट कर लीजिए, हम अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे उससे। नाउ डीपीएसपी का हमने साइलेंट फीचर्स ऑफ डीपीएसपी देखा पिछले वीडियो में। क्या इसेंस से डीपीएसपी को शुरू करने से पहले मैंने ये लेक्चर क्यों लिया था, वो लेक्चर के डीपीएसपी को शुरू करने से पहले आपके क्या है डीपीएसपी, है ना, जनरली किसे कहते हैं डीपीएसपी, है ना, क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या है उसमें। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 ये डीपीएसपी के अंडर आते हैं। तो क्या कहते हैं आर्टिकल्स, थोड़ा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देखी हमने, है ना। तो आगे थोड़ा इसेंस बताया, थोड़ी समरी बताई मैंने। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे एक एक करके ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं क्या कहते हैं आर्टिकल्स। नाउ आर्टिकल 36 जो कि डीपीएसपी का सबसे पहला राइट है, जो सबसे पहला आर्टिकल है डीपीएसपी के अंडर जो आता है। देखो इस आर्टिकल में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। नो डिफिनेशन ऑफ स्टेट सेम एज पार्ट 3। अब देखो कितनी अच्छी तरह से अम्बेडकर जी ने बहुत ही एकदम प्रिसाइजली, बहुत ही एकदम अच्छी तरह से अम्बेडकर जी ने स्टेट को डिफाइन किया है ना। तो इसमें क्या कहा है डीपीएसपी के फर्स्ट राइट में क्या कहा है, आपको क्या दिया गया है, डिफिनेशन ऑफ द स्टेट सेम एज पार्ट 3। जो कि डिफिनेशन ऑफ द स्टेट की थी, जो डिफिनेशन ये सेम है। पार्ट 3 किसे बोलते हैं दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पार्ट 3 बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स को, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 12, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स होते हैं आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं आर्टिकल 35 पे, है ना। तो आर्टिकल 12 में ही मैंने आपको सिखाया था। अगर आपको ध्यान नहीं आता हो तो आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के। तो आपको मैंने देखा था, बोला था कि स्टेट का डिफिनेशन ऐसा ऐसा है। तो जो स्टेट का डिफिनेशन वहाँ है फंडामेंटल राइट्स में, वही स्टेट का डिफिनेशन आपको आर्टिकल 36 में मिलेगा। दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ डीपीएसपी, फर्स्ट राइट, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी। वही जो स्टेट की डिफिनेशन है, नो चेंज। बहुत ही अच्छी तरह से हमारे फॉर्मर, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिफाइन किया है कि जो फंडामेंटल राइट्स में जो स्टेट की डिफिनेशन थी वही स्टेट की डिफिनेशन या डीपीएसपी में आपको मिलेंगी। नो चेंज, कुछ चेंज नहीं है। अगर आप बोलेंगे अरे वहाँ भी स्टेट की डिफिनेशन थे और यहाँ भी स्टेट की डिफिनेशन, बट वो सेम है, ये ध्यान में रखिए, कंफ्यूज मत होइए,
है ना। ये आपका कन्फ्यूजन दूर करिए कि वो जहाँ आर्टिकल 12 में स्टेट की डिफिनेशन वहाँ थी जो थी, वही आर्टिकल 36 में आपको स्टेट की डिफिनेशन वही मिलेंगी। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट सेम एज पार्ट 3, है ना। तो कि फंडामेंटल राइट शुरू होता है आर्टिकल 12 से और ख़त्म होता है आर्टिकल 35 तक, ये आपको मालूम है। और नाउ डीपीएसपी जो राइट्स है वो शुरू होते हैं आर्टिकल 36 से और ख़त्म होते हैं आर्टिकल 51 से। तो राइट्स डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन तो सेम है बट डिफरेंट क्या है फंडामेंटल राइट्स में और अपने डीपीएसपी राइट्स में। तो फंडामेंटल राइट्स में इट इज़ ए जस्टिसेबल राइट्स, जिसे हम जस्टिसेबल कहते हैं। इट इज़ ए इन्फोर्स बाय द कोर्ट, है ना। ये आगे देखेंगे हम डीपीएसपी कैसे इन्फोर्स नहीं है कोर्ट को। बट डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल, इट इज़ नॉट इन्फोर्स बाय द कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट, जो कि इन्फोर्स नहीं होता है अगेंस्ट द स्टेट बाय द कोर्ट, है ना। हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड। ये डीपीएसपी भी आपके राइट्स है ना। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया। तो डीपीएसपी भी आपके राइट्स है बट इट इज़ ए नॉन जस्टिसेबल राइट्स, है ना। जो कि फंडामेंटल ये राइट्स है आपके जस्टिसेबल राइट्स है, नो चेंज नहीं हो सकता इनमें। और आपके डीपीएसपी में चेंज हो सकता है, आप नया लॉ बना सकते हो। आप किस लॉ को ध्यान में रखकर नया लॉ बना सकते हो, किस पर्टिकुलर्स को, किस चीज़ों को ध्यान में रखकर आप नया लॉ बनाते हो। चलो आगे देखते हैं हम अगले आर्टिकल्स में। ना आर्टिकल 37, तो आर्टिकल 37 के अंडर क्या आता है, क्या राइट्स देता है आर्टिकल 37, क्या कहता है आर्टिकल 37 अंडर द डीपीएसपी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। नाउ आर्टिकल 37 सेज shall not enforced by the court but the principles there laid down are less fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in the making law, है ना दोस्तों। अब याद है आपको याद आ रहा है कि हम बार बार क्यों चिल्लाते हैं कि डीपीएसपी लॉ और नॉन जस्टिसेबल लॉ, नॉन जस्टिसेबल राइट से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से वो जस्टिसेबल राइट से। तो हम बार बार क्यों चिल्लाते हैं, हमें कहाँ लिखा हुआ है भाई ये। तो आप कैसे बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट्स और जस्टिसेबल राइट्स, ये तो लिखा हुआ है ना फंडामेंटल राइट्स से। नाउ डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल, ये कहाँ लिखा हुआ है, हम बार बार क्यों बोलते हैं इसे, क्यों दोहराते हैं हम बार बार इस चीज़ को कि डीपीएसपी लॉ, डीपीएसपी के जो राइट्स है इट इज़ ए नॉन जस्टिसेबल राइट्स। तो कहाँ लिखा हुआ है भाई, इट इज़ अ राइट अंडर द आर्टिकल 37, है ना। इट इज़ रिटर्न अंडर द आर्टिकल 37, जो कि आर्टिकल 37 के तहत ही लिखा हुआ है कि डीपीएसपी राइट्स आर ए नॉन जस्टिसेबल राइट्स। डीपीएसपी राइट्स है ये नॉन जस्टिसेबल है राइट्स, इट इज़ नॉट इन्फोर्स बाय द कोर्ट। ये पहले लाइन में आप देखेंगे, अगर पहली लाइन आप पढ़ेंगे, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लाइन से वही लाइन यहाँ पर लेंगे, नो चेंज नो डाउट। अगर आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। नो आर्टिकल 37 में पहली लाइन ये लिखी गई है कि शाल नॉट इन्फोर्स बाय द कोर्ट, जो कि ये राइट्स हैं इट इज़ नॉट इन्फोर्स बाय द कोर्ट। अब क्यों इन्फोर्स बाय द कोर्ट नहीं, बिकॉज इट इज़ अ नॉन जस्टिसेबल राइट्स, है ना दोस्तों। कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल राइट्स है बट क्या, ये तो नॉन जस्टिसेबल राइट्स ही हमें पता है, बट क्या नहीं है, इट इज़ ए नॉट फंडामेंटल टू द गवर्नेंस, इट इज़ ए फंडामेंटल टू द गवर्नेंस, है ना। ये ध्यान में रखिए, डीपीएसपी राइट्स आर नॉन जस्टिसेबल राइट्स, है ना। व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट इन्फोर्स बाय द कोर्ट, है ना, बट इट इज़ ए फंडामेंटल टू द गवर्नेंस। व्हाई इट इज़ ए फंडामेंटल टू द गवर्नेंस, अब कैसे है हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में देखेंगे इसे कैसे हम जैसे जैसे हम आर्टिकल्स देखेंगे डीपीएसपी के, वैसे वैसे आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्यों फंडामेंटल टू द गवर्नेंस है। अगर आप किसी भी लॉ बनाते हैं, किसी भी स्टेट के लिए लॉ बनाते हैं, अगर स्टेट लॉ बनाता है तो उसको डीपीएसपी ध्यान में रखकर ही बनाना होगा। अगर आप विदाउट कंसिडर डीपीएसपी अगर लॉ बनाते हो तो आपका वो लॉ यूजलेस हो जाता है। और ये ऑब्जेक्शन हम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर। अगर आपको ध्यान में आ गया कि ये डीपीएसपी के अंडर लॉ नहीं बना हुआ है, डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ये लॉ नहीं बना हुआ है, स्टेट जो लॉ बना रही है तो ये लॉ डीपीएसपी को ध्यान में रखकर नहीं बना हुआ है, तो हम ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो इट इज़ ए नॉन जस्टिसेबल राइट्स, है ना। इसमें चेंज होता जाता है। वैसे फंडामेंटल राइट्स में आप चेंज नहीं कर सकते, आपको जो राइट्स दिए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को वही राइट्स आपको मिलेंगे। बट डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल राइट्स, इसमें अगर अलग अलग सिचुएशन को ध्यान में रखकर लॉ चेंजेस होते हैं, बट लॉ बनते भी जाते हैं नए, बट क्या करना पड़ता है, इट इज़ ए फंडामेंटल टू द गवर्नेंस। ये ध्यान रखिए कि एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन द मेकिंग लॉ। ये स्टेट की ड्यूटी है कि आप जब लॉ बनाते हो तो आपको डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही बनाना होगा। वैसे आप विदाउट कंसिडरिंग डीपीएसपी को ध्यान में रखकर आप लॉ नहीं बनाते तो आपका वो लॉ कुछ काम का नहीं रहता, है ना। वो लॉ आप किसी भी स्टेट पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप डीपीएसपी को ध्यान में रखकर सब चीज़ों को, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, सबको ध्यान में रखकर अगर आप कोई नया लॉ बनाते हो विद डीपीएसपी तो आप स्टेट को अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो ये दिमाग में से ये कन्फ्यूजन निकाल लो कि आप कैसे भी लॉ बना सकते हैं। डीपीएसपी तो चेंज होता सकता है, इट इज़ नॉन जस्टिफाइड। फाइट इज नॉन जस्टिफाइड, इट इज बिकॉज इज नॉट इन्फोर्स बाय द कोर्ट, है ना, बट इट इज़ फंडामेंटल टू द गवर्नेंस। ऐसे पकड़ते हैं पॉइंट को दोस्तों, ऐसे पकड़ना सीखो पॉइंट को, ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ना सीखो। जब आप कनेक्टिविटी से पढ़ते हो तो आपका वहाँ पर स्कोर बढ़ता है, 101% आपका स्कोर बढ़ना ही बढ़ना है उस चीज़ में,
है ना दोस्तों। नाउ दैट इज फंडामेंटल टू द गवर्नेंस। क्यों फंडामेंटल टू द गवर्नेंस है? बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें वेलफेयर स्टेट चाहिए। और वेलफेयर स्टेट किसे कहते हैं और पुलिस स्टेट किसे कहते हैं, ये हम अगले आर्टिकल्स में देखेंगे। चलिए आगे जाते हैं, अगले आर्टिकल्स में क्या है। नाउ आर्टिकल 38 क्या कहता है? नाउ स्टेट टू सिक्योर ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट ऑफ द पीपल, है ना। हमें यहाँ पर वेलफेयर स्टेट बनाना है, हम यहाँ पर वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, है ना। अगर हम पुलिस स्टेट हमें बनाना ही नहीं है, हमें वेलफेयर स्टेट बनाना। वेलफेयर स्टेट मीन्स, अगर आप पुलिस स्टेट कहते हैं, पुलिस स्टेट मीन्स आप अपने फ़ायदे का सोचते हो, है ना। कि आप जो भी चीज़ें करते हो, आप जो भी लॉ बनाते हो विदाउट कंसिडरिंग DPSP, और जो भी आप लॉ बनाते हो तो अपने फ़ायदे के लिए वो बनाते हो, है ना। उसे पुलिस स्टेट कहते हैं। वो किसी का सोच कर नहीं बनाना, है ना, और अपने खुद का बनाना, उसे कहते हैं पुलिस स्टेट। ये ध्यान में रखिए। तो हमें पुलिस स्टेट नहीं बनाना है, हमें वेलफेयर स्टेट बनाया था। वेलफेयर स्टेट में आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। हम रिलीजन में इक्वल अपॉर्चुनिटी रखेंगे, हम हर किसी की कम्युनिटी में अलग अलग इक्वल अपॉर्चुनिटी रखेंगे। हम सबको, मेन एंड वुमेन को इक्वल ट्रीट करेंगे। हम पे इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसे हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे हर रिलीजन को, उसे कहते हैं वेलफेयर स्टेट, है ना। सबको एक अपॉर्चुनिटी देना, सबको सेम अपॉर्चुनिटी देना, सबको अच्छी नज़र से देखना, है ना, सेम, कुछ विदाउट इंक्रिमिनेशन, है ना, ये करेंगे। ये आप ध्यान में रखिए। तो हमें ऑर्डर देता है ये आर्टिकल्स अंडर द आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 जो ऑर्डर देता है कि स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना है, पुलिस स्टेट नहीं बनाना है। तो स्टेट कोई भी अगर लॉ बनाती है तो उसको DPSP को ध्यान में रखकर ही बनाना है, ये ध्यान में रखिए। वेलफेयर स्टेट बनाना है आपको, है ना। Now, the state shall strive to promote the welfare of the people, securing by socially, economically, politically, है ना। कल को स्टेट ने बोल दिया, समझो, कल को स्टेट ने बोल दिया हम सब्सिडी नहीं देंगे, हम एग्रीकल्चर और फार्मर्स को जो फ़ायदा है वो नहीं देंगे, है ना। हम यूरिया सस्ता नहीं देंगे फार्मर्स को, हम फर्टिलाइज़र सस्ता नहीं देंगे फार्मर्स को, और हम बच्चों को मिड डे मील जो प्रोग्राम होता है ना, सब स्कूलों में जो मिड डे मील प्रोग्राम जो चालू है ना, जो शुरू है, तो मिड डे मील प्रोग्राम हम नहीं देंगे। तो ये क्या हो रहा है भाई, इसे क्या कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं पुलिस स्टेट बनाना। जो लोगों के फ़ायदों का नहीं सोचना और ख़ुद के फ़ायदों का सोचना, उसे कहते हैं पुलिस स्टेट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ रहा है। तो इसे कहते हैं पुलिस स्टेट। और वेलफेयर स्टेट किसे कहते हैं? हम सब देंगे, यूरिया सस्ता देंगे, फर्टिलाइज़र सस्ता देंगे, मिड डे मील प्रोग्राम देंगे, है ना, हर स्कूल में, और 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड को फ्री एजुकेशन देंगे। तो ये जो है, तो उसे कहते हैं वेलफेयर स्टेट। हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है। कैसे बनाना है वेलफेयर स्टेट? कैसे बनाना है वेलफेयर स्टेट? बाय सिक्योरिंग सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। हम सोशली भी लोगों को फ़ायदा देंगे, है ना, इकोनॉमिकली भी लोगों को फ़ायदा देंगे, और पॉलिटिकली भी लोगों को फ़ायदा देंगे। ये ध्यान में रखिए। तो अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि वापस DPSP का आप एसेंस अगर ध्यान में रखो, आपको DPSP का अगर एसेंस चाहिए तो क्या है DPSP, तो आपको क्या करना है, तो अगर आपको DPSP एक वर्ड की डिफिनेशन में निकालना है ना, एक DPSP के एसेंस है वो एक वर्ड में निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप ऐसे निकालोगे कि DPSP इज ए जस्टिस, है ना। DPSP मीन्स जस्टिस। DPSP कॉल्ड जस्टिस, जो कहते हैं इंसाफ, न्याय, लोगों को न्याय देना, लोगों को इंसाफ देना, इसे कहते हैं जस्टिस, है ना। तो वही है DPSP, जो कि DPSP जो राइट्स है ये लोगों को जस्टिस के लिए दिए गए, जस्टिस के लिए बनाए गए हैं, और आगे भी जो DPSP के जो लॉ नए बनते जाएंगे वह लोगों को जस्टिस के लिए बनाए जाएंगे, नॉट फॉर द पुलिस स्टेट बट फॉर द वेलफेयर स्टेट। ये ध्यान में रखिए। तो आपको जस्टिस अब क्या है भाई? न्याय देना, इंसाफ देना। तो कैसे आप न्याय दे सकते हैं, इंसाफ दे सकते हैं भाई? सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आप दे सकते हैं, पर सोशली कैसे दे सकते हैं, इकोनॉमिकली कैसे दे सकते हैं, पॉलिटिकली कैसे दे सकते हैं? तो मीन्स जस्टिस मेन एंड वुमेन विल बी ट्रीट इक्वली, ये टाइप ऑफ जस्टिस है। फ्री लीगल एड, है ना, फ्री लीगल एड, ये भी टाइप ऑफ जस्टिस है ना। अब एक आदमी है जो जीत सकता है, जो पैसा है उसके पास सब कुछ है, जो केस जीत सकता है, और दूसरा आदमी है तो वो नहीं जीत सकता, है ना। इट इज़ ए फ्री लीगल एड, तो इसी टाइप ऑफ जस्टिस। और SC और ST शेड्यूल ट्राइब, है ना, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट को एक अलग रिजर्वेशन देना, जो कि वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी से आ सके, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। इट इज़ ए टाइप ऑफ जस्टिस, तो इसे कहते हैं जस्टिस। इसीलिए हम DPSP को बनाया है। तो ये कंसेप्ट कहाँ से ली है दोस्तों? हमने DPSP की कंसेप्ट हमने आयरलैंड और स्पेन से ली है ना। अगर उनके इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाकर देखोगे तो DPSP का कंसेप्ट रहेगा, हम उनसे लिया है, इंक्लूड कर दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना।
तो ST और SC को रिजर्वेशन देना, इसी टाइप ऑफ जस्टिस, और वीकर सेक्शन है कोई तो उन्हें रिजर्वेशन देना, है ना, चाहे सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, उन्हें जस्टिस देना, दैट्स कॉल्ड रिजर्वेशन देना, दैट्स कॉल्ड जस्टिस। तो इन सब चीज़ों को हम जस्टिस कहते हैं। तो इसीलिए हमने DPSP ये लॉ बनाना है बाय द जस्टिस, है ना। आप अगर एसेंस निकालोगे, अगर आपको पूछा गया व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ DPSP, तो द एसेंस ऑफ DPSP इज ओनली वन वर्ड, दैट इज जस्टिस, जो कि जस्टिस है ना दोस्तों। नाउ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इकोनॉम, स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज़, है ना। इन अदर वर्ड्स ये हमें क्या बोलना है कि मुझको स्टेट को वेलफेयर बनाना है ना। कुछ भी करके मुझे स्टेट को वेलफेयर बनाना है और पुलिस स्टेट बनने से रोकना है ना। तो मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ जो है मैं सबको इक्वल देना चाहता हूँ, है ना। सबको वेलफेयर अगर मुझे बनाना है तो सबको इक्वल इनकम देना चाहता हूँ, इनइक्वलिटीज़ मैं दूर करना चाहता हूँ इनकम में की, और स्टेटस में सबको सेम देना चाहता हूँ, और फैसिलिटीज़ में सबको सेम देना चाहता हूँ, एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ में सबको इक्वल ट्रीट कर सेम अपॉर्चुनिटीज़, हर रिलीजन को, हर कास्ट को, हर लोगों को मैं जो वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, तो वो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए मैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ये सब देना चाहता हूँ। ये आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। तो आगे आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 39 क्या कहता है, तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। नाउ आर्टिकल 39 क्या कहता है, अभी क्या दिया गया है इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 39 में, किस राइट्स को डिराइव करता है आर्टिकल 39, तो चलिए देखते हैं। द स्टेट शैल डायरेक्ट इट पॉलिसी टू सिक्योर राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ ऑल सिटीजन्स, है ना। अब ये जो है राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ ऑल सिटीजन्स, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है ना। अगर आपको ध्यान में रखना है तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से ध्यान रखिए इसको। अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर करिए। आप पूरे अटेंशन से, पूरे ध्यान में रखकर इसे पढ़िए दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। 30% जो आपके प्रीवियस प्रीलिम्स और मेंस में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपका स्कोर बढ़ सकता है इस सब्जेक्ट में। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ ऑल सिटीजन्स। अब ये जनरली तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है ना, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। तो इसमें क्या दिया गया है, द रिसोर्स शुड बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एंड स्टेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यही ये कहता है ना। जो रिसोर्स है, जो भी रिसोर्सेस है वो सब स्टेट के हाथ में दी गई है हमने, है ना। वो सब स्टेट के हाथ में देना, और स्टेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, हर एक रिसोर्स को हर एक लोगों तक पहुँचाए, हर एक कम्युनिटी तक पहुँचाए, हर एक रिलीजन के लोगों तक पहुँचाए, यही ये कहता है। ये इसे कहते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, है ना। समाजवाद जिसे कहते हैं ना हम, सामाजिक वृत्ति जिसे कहते हैं हम, तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल यही कहता है द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ ऑल सिटीजन्स। जो कि रिसोर्सेस है वो कंट्रोल बाय द स्टेट, बट द स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू ऑल सिटीजन्स। कौन से सिटीजन्स दोस्तों, इंडियन सिटीजन्स, ये ध्यान में रखिए। नाउ देखते हैं आगे क्या बी पार्ट क्या कहता है, 39B क्या कहता है ना। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू सबसर्व द कॉमन गुड, है ना। नाउ अब ये कहते हैं ओनरशिप, अगर हम किसी को ओनरशिप देते हैं, है ना दोस्तों, हम किसी को ओनरशिप देते हैं तो स्टेट को समझो ओनरशिप दी गई किसी रिसोर्स की, है ना। तो स्टेट वो रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर लोगों के कम्युनिटी तक, हर कम्युनिटी के, और वो इनइक्वलिटीज़ नहीं करेगा जेंडर कास्ट में, है ना। तो राइट टू एडुकेट मीन्स लिवली ऑफ ऑल सिटीजन्स मीन्स क्या है, तो इट इज़ ए मतलब बेसिस ऑफ जेंडर बताया गया है ना। तो जेंडर में समझो पुरुष हो या स्त्री हो, इसमें भेदभाव नहीं करना, है ना। यही कहता है राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ ऑल सिटीजन्स। द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू सबसर्व द कॉमन गुड। तो ये क्या कहता है कि अगर किसी रिसोर्सेज की अगर डीलरशिप, अगर ओनरशिप स्टेट को दी जाती है तो स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली टू ऑल सिटीजन्स, टू ऑल रिलीजियस, है ना। जो कि जितने भी लोग हैं वेलफेयर स्टेट में, है ना। मैं वेलफेयर स्टेट बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है अंडर द DPSP। हम वेलफेयर स्टेट चाहते हैं अंडर DPSP, हम नॉट पुलिस स्टेट नहीं चाहते, हम पुलिस स्टेट नहीं होना है, हमें वेलफेयर स्टेट होना है। तो अगर किसी रिसोर्सेज की ओनरशिप अगर स्टेट लेता है तो स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली टू ऑल सिटीजन्स, यही कहता है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज। 39B यही कहता है, यही आप ध्यान में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, रट लो इसे, पूरी शांतता से पढ़ो इसे, पूरे साइलेंटली इसे पढ़ो और परफेक्टली दिमाग में बिठा लो दोस्तों। नाउ 39C क्या कहता है, चलिए देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। इन शॉर्ट, इसका मतलब इन शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि हमें मोनोपोलाइजेशन नहीं करना है ना। हम सारे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक कम्युनिटी को एक टारगेट कर नहीं दे सकते, है ना। अगर कोई कम्युनिटी है इंडिया की,
इंडिया में रहती है, तो स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाता है ना, तो प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा हम एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर कर उसे सब कुछ नहीं दे सकते। ध्यान में आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हो पूरा सिनेरियो क्या हो रहा है ना। तो आपको अगर कम्युनिटी को, एक ही कम्युनिटी को कॉन्सेंट्रेट करके आपको वेल्थ का वहाँ पर एक ही कम्युनिटी को नहीं देना है दोस्तों, अलग अलग कम्युनिटी को, सब कम्युनिटी को देना है, सब कम्युनिटी के ऊपर ध्यान रखना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, मैं एक कम्युनिटी को नहीं दे सकता, मैं सब कम्युनिटी को दे सकता हूँ जो स्टेट में रहते हैं, सब कम्युनिटी को मुझे देना हक है। तो ये हक कौन देता है? आर्टिकल 39C, आर्टिकल 39C देता है। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यही देता है। तो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन आप होना चाहिए स्टेट का हर कम्युनिटी पर, वेल्थ को सबको ध्यान में रखकर ये लेना चाहिए, है ना दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हो। नाउ 39D क्या कहता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, है ना। अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कैसा होता है? अगर मेन और वुमेन एक ही कंपनी में, समझो मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मेन और वुमेन है, वो एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही पोजीशन पर काम करते हैं, है ना, तो वो जितना काम करते हैं उतना उनको पैसे मिलने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आदमी काम करता है तो उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए और औरत काम करती है उतना ही काम करती है पर उसे कम पैसे मिलने चाहिए, ऐसा नहीं। ये इंक्रीमेशन नहीं करना है, हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है दोस्तों। हाँ, हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है। तो वेलफेयर स्टेट हम कैसे बना सकते हैं? तो मेन एंड वुमेन शुड बी ट्रीट इक्वली, हमें उनको इक्वली ट्रीट करना है ना। तो यही कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। अगर जो काम करता है, अगर मेन करता है वो काम और वुमेन भी करती है वो काम, तो सेम काम करते दोनों, तो उनको पे भी इक्वल होने चाहिए, उनको पैसे भी इक्वल देने चाहिए, इक्वली देने चाहिए, ना किसी को कम देना चाहिए और ना किसी को ज़्यादा देना चाहिए। समझ गए दोस्तों? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नाउ 39E क्या कहता है दोस्तों? नाउ 39E प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वेलफेयर अगेंस्ट अब्यूज़। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अब 39E कहता है कि किसी भी आदमी, चिल्ड्रन, ओल्ड एज को इकोनॉमिकली रीज़न के वास्ते हम उसको हर्ट नहीं कर सकते, उसको हेल्थ को हर्ट नहीं कर सकते, हम उसको अब्यूज़ नहीं कर सकते, है ना दोस्तों। अगर कोई चिल्ड्रन है, अगर कोई ओल्ड एज है, अगर वो बियॉन्ड दी जो उम्र है उसकी, जो बियॉन्ड दी उम्र वो काम करता है, बियॉन्ड दी एज वो काम करता है, तो उसके हेल्थ को खतरा हो सकता है ना। उसके हेल्थ को कोई चोट लग सकती है, कोई ठेस पहुंच सकती है उसके हेल्थ को, है ना। तो हमें वो नहीं करना है ना। तो आप देखेंगे अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करते हो, समझो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करते हो तो आपको एक कंपलसरी रिटायरमेंट दी जाती है ना, कि इस उम्र के बाद आपको रिटायर होना पड़ेगा और आपको फिर काम छोड़ देना पड़ेगा। तो क्यों छोड़ देना पड़ेगा? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? कि बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ वेलफेयर अगेंस्ट अब्यूज़, ये लॉ को हम वायलेट नहीं कर रहे हैं, है ना दोस्तों। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप लगते हो तो आपको 60 साल की उम्र के बाद रिटायर कर दिया जाता है ना, कि आप बियॉन्ड द एज काम नहीं कर सकते, आप खुद को उस काम के लिए ऐसा लोड नहीं ले सकते खुद पर, है ना, ऐसा प्रेशर नहीं ले सकते खुद पर। आपकी हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, आपको हेल्थ भी मेंटेन करना है और काम भी आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी 60 के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हो। ये कौन कहता है दोस्तों? ये गवर्नमेंट सेक्टर में अंडर आर्टिकल 39E कहता है, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ कहती है, जो कि आप जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आप काम कर सकते हो। आप रिटायर हो गए गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगी आपके हेल्थ एंड स्ट्रेंथ को देखकर, है ना। बियॉन्ड द एज आप काम नहीं कर सकते। और अगर आप तो बोलेंगे आप ये रिटायर हो गया, आप आगे पैसा कौन देगा? तो पैसे भी स्टेट आपको बढ़ाएगा विद द हेल्प ऑफ पेंशन। आपको पेंशन भी दी जाएंगी, अगर आप रिटायर होते हो तो आपको पेंशन दी जाती है, आपको पैसा दिए जाते हैं, है ना, जब तक आप रहते हो, है ना, जब तक आप जिंदा हो आपको पेंशन दी जाती है, नो डाउट अबाउट इट। तो यही कहता है प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वेलफेयर अगेंस्ट अब्यूज़। दोस्तों समझ कर लो, सब कंसेप्ट्स को क्लियर करो। अगर आपके कंसेप्ट्स कोई क्लियर नहीं होते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं आप किस पॉइंट पर कौन सा कमेंट क्लियर नहीं हो, कौन से टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट कर बता सकते हो। हम अगले वीडियो में से सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, नो डाउट अबाउट इट दोस्तों, पूरी कोशिश करेंगे। नाउ 39 आर्टिकल 39F क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है, जो अम्बेडकर साहब ने बहुत ही प्रिसाइसली इसे कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल जिसे कहते हैं हम। अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे जिनको पेरेंट्स नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है ना, जिनको पेरेंट्स ने छोड़ दिया है पेरेंट्स ने, जिनके माँ बाप नहीं है, और उनको एक ये देना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, वो हेल्दी डेवलपमेंट, जो हेल्दी इन्वायरमेंट है उनको जो बचपन में जो देना चाहिए वो
स्टेट देगा। अगर आपके पेरेंट्स छोड़ जाते हैं आपको, अगर आपको बचपन में आपके पेरेंट्स गुजर जाते हैं, है ना, आपकी दुनिया में नहीं रहते पेरेंट्स, तो आपको स्टेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट चिल्ड्रन, तो स्टेट CDCs द्वारा, चाइल्ड ऑर्फेंज, ये जो कहते हैं हम चाइल्ड ऑर्फेंज, तो हम ये सब के द्वारा आपको ये फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, है ना। क्यों देते हैं हम फैसिलिटीज़? अब ये भी जाके अगर आगे या अडल्ट होगा, ये फ्यूचर है भाई इंडिया का, है ना दोस्तों। तो क्यों हम देते हैं CDCs और चिल्ड्रन ऑर्फेंज और ये फैसिलिटीज़, तो ये जाके आगे अडल्ट होगा तो उसके चिल्ड्रन जो एज है, जो चिल्ड्रन में जो खुशियाँ उसे देना चाहिए थे, तो वो उसके ख़त्म नहीं हो जाना, उसकी उम्मीदें ख़त्म नहीं हो जाना, है ना। और वो कोई गलत स्टेप नहीं होगा उठाना आगे एडल्ट बनकर, है ना, कि ये स्टेट में ये सरकार ने मुझे कुछ दिया नहीं, ये स्टेट ने मुझे कुछ दिया नहीं, है ना, तो मेरा कोई नहीं था, ऐसा कुछ उसके ख्याल नहीं आना, उसके सब खुशियाँ देना, उसके चिल्ड्रन एज को ब्रेक नहीं करना। इसलिए फैसिलिटीज़ थ्रू द CDCs, चिल्ड्रन ऑर्फेंज अंडर द आर्टिकल 39F, स्टेट आपको सब अपॉर्चुनिटीज़ देगा फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यही कहता है आर्टिकल 39 पूरा। दोस्तों आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ रहा हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो। नाउ एट द लास्ट आर्टिकल 39A देखेंगे हम, तो क्या कहता है आर्टिकल 39A। नाउ अभी मैं जो आर्टिकल 39 जो आपको पढ़ाया है ना, तो इसमें आपको फिजिकल, मेंटल, सोशल स्टिग्मा सब दिखेगा, है ना। ये 3 स्टिग्मा आपको दिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फिजिकल, सोशल, मेंटल स्टिग्मा बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किए गए हैं। अंडर दिस पॉइंट्स ये लॉ बनाए दिए गए हैं, है ना दोस्तों। ये DPSP के जो आर्टिकल 39 है, जो आर्टिकल 39A है, दैट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल स्टिग्मा को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है ना दोस्तों। तो अब अगर आपको पूछा गया कि कौन सा स्टिग्मा है, किस स्टिग्मा के ऊपर ये DPSP बनाया गया, DPSP के लॉज बनाए गए हैं, तो इट इज़ अ फिजिकल, मेंटल, सोशल स्टिग्मा को ध्यान में रखकर बनाया गया है ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नो आप चलते आर्टिकल 39 है। तो आर्टिकल 39 आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, है ना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद ये आर्टिकल 39 आया। तो क्या कहता है आर्टिकल 39? तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं। द स्टेट शॉल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable law. I hope you understanding. अब यहाँ पर आप देखते हैं कि फ्री लीगल एड, है ना, फ्री लीगल एड है वो आर्टिकल 20 में आपको दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स में, है ना दोस्तों। कि आर्टिकल 20 में भी आपको फ्री लीगल एड भी दिया गया था, और आर्टिकल 39A में भी आपको आया है बाय द जस्टिस, है ना, विद द जस्टिस आया है आपको, है ना। 39A में अभी आपको फ्री लीगल एड आया है। तो फ्री लीगल एड क्या है, मीन्स क्या है फ्री लीगल एड? तो आपको एग्जांपल तो मालूम ही होगा, अगर कोई आदमी एक बड़ा अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है ना दोस्तों। तो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है ना, पर अमीर आदमी के पास बहुत पैसा है, उस पर कोई क्राइम, उसके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है तो वो जीत सकता है केस, है ना, तो उस खुद को प्रूफ कर सकता है कोर्ट में। बट अमीर आदमी के पास, गरीब आदमी के पास तो पैसा नहीं है, वो कैसे कर सकता है? तो फ्री लीगल एड द्वारा स्टेट उसको सब फैसिलिटीज़ देंगी, है ना, उसको खुद को प्रूफ करने की, उसको एक लॉयर देंगी, है ना, फ्री में, तो वो उस अमीर आदमी के लेवल तक आ सके। यही आर्टिकल 39 कहता है कि फ्री लीगल एड विद द हेल्प ऑफ जस्टिस। अब मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जस्टिस आपको सब तरफ देखने को मिलेंगे, जस्टिस और वेलफेयर स्टेट। तो DPSP पूरा डिपेंडेबल है जस्टिस और वेलफेयर स्टेट पर, ये ध्यान में रखिए दोस्तों, है ना। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको जस्टिस बहुत बार मिलेगा, और वेलफेयर स्टेट हमें बनाना है। तो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों? जस्टिस, इंसाफ, न्याय। हम ये देते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली वेलफेयर स्टेट बन जाएगा, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हो। नाउ अब आप फ्री लीगल एड दे सकते हैं, बट सुटेबल लॉ, है ना। बट फ्री लीगल एड आप दे सकते हैं किसी भी आदमी को, बट कैसे? बाय द सुटेबल लॉ। अगर उसको आप फ्री लीगल एड दे सकते हैं तो अंडर सुटेबल लॉ आपको लॉ बनाना पड़ेगा। वैसा अंडर द लॉ आप किसी को फ्री लीगल एड दे सकते हैं, वैसे आप किसी को भी नहीं दे सकते। हाँ ले लो भाई फ्री लीगल एड, आप गरीब हो तो आपको अंडर द सुटेबल लॉ आपको फ्री लीगल एड देना है किसी भी इंसान को, ऐसा कहीं भी उठाकर नहीं देना है आपको। ये कन्फ्यूजन दिमाग से निकालो। दो यू हैव टू गिव फ्री लीगल एड बट ऑन द बेसिस ऑफ द सुटेबल लॉ, ये ध्यान में रखिए। नाउ अब इसकी वजह से आर्टिकल 39 की वजह से हमने लीगल सर्विस एक्ट, जो LSA जिसे कहते हैं लीगल सर्विस एक्ट बनाया, जो इन्फोर्स हुआ 1987 में, है ना। जो लीगल सर्विस एक्ट LSA है जो वो इन्फोर्स हुआ 1987 में। तो व्हाट विल इट इंश्योर्स? क्या कहता है लीगल सर्विस एक्ट? इट इंश्योर्स जस्टिस, है ना। तो जस्टिस, इट इंश्योर्स जस्टिस। वाई जस्टिस? बिकॉज वी आर मेकिंग वेलफेयर स्टेट, है ना। हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है, हमें पुलिस स्टेट नहीं बनाना है ना। बट DPSP इज फंडामेंटल टू द governance also. It is a non-justiciable right. Why? Because it is fundamental to the governance also. And now the LSA
है ना। एलएसए लीगल सर्विस एक्ट इंश्योर्स जस्टिस, है ना। और ऑल्सो डीपीएसपी आर्टिकल्स इंश्योर जस्टिस। ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे पूरा कनेक्टिविटी पूरे मैट्रिक्स क्लियर कर दो आपके। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन अगर कोई रहता है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, हम अगले वीडियो में पूरा उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। आपको आई होप आपको समझ गया होगा डीपीएसपी क्या है, आर्टिकल 36 तो 39, ये पूरा इसेंस, ये पूरा सिनारियो आपको समझ गया होगा। व्हाट इज़ 36 आर्टिकल, व्हाट इज़ 38 आर्टिकल, व्हाट इज़ 39 आर्टिकल्स एंड व्हाट इज़ 39A आर्टिकल विच कम्स फ्रॉम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976। ये ध्यान में रखिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। हम आपके सब कंसेप्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, अगर लिंक वर्क नहीं होती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कंसेप्ट्स यूपीएससी। आप टेलीग्राम सर्च बार पर सर्च कर उसे ज्वाइन हो सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर, हैंड नोट्स, पीपीटीज, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट दोस्तों। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आई होप आप सब समझ गए हो, है ना। तो अगले वीडियो में अगले आर्टिकल्स देखेंगे क्या है डीपीएसपी के अगले आर्टिकल्स। तो स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ाई करते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू दोस्तों।